हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालय एड्यू हब। आज हमारा हम जो सेकंड चैप्टर पर हमारा डिस्कशन करेंगे, एक जो हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट, उसके अंदर जब हम एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, तो आज जो हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे हमारा, ठीक है। तो चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना जो हमारी 600 बीसी से लेकर 600 सीई तक, उसको क्या करता है, कवर करता है। इवन इस टाइम पीरियड में जैसे भी जो महाजनपद पीरियड रहा, उसके साथ साथ महाजनपद पीरियड के बाद जब महाजनपद पीरियड का डिक्लाइन हो जाता है, बाहर से कुछ इन्वेडर्स आते हैं और कुछ साउथ इंडिया में स्टेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। और उसके साथ साथ जो आप कह सकते हो कि जो गुप्त एम्पायर है उसकी शुरुआत होती है। उन पर हमारी जो चर्चा है वो आज रहने वाली है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या डेवलपमेंट्स रही, देखिए हमने देखा था कि 2600 बीसी से लेकर और 1900 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उस वहां से लेकर और लगभग लगभग 1300 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है लेटर हड़प्पन या पोस्ट हड़प्पन पीरियड। इसी पोस्ट हड़प्पन पीरियड के आसपास आप एक चीज नोटिस करोगे, एक नई मेजर डेवलपमेंट और होती है हिस्ट्री के अंदर, जिसे हम कहते हैं एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड ये एक पार्ट है वैदिक पीरियड का। किसका? वैदिक पीरियड का। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है जिसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक तो ऋग्वेदिक पीरियड है और उसे दूसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है पोस्ट वैदिक एरा। पोस्ट वैदिक एरा, तो दो पार्ट्स हैं। ऋग्वेदिक एरा वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का जिसके अंदर ऋग्वेद को कंपोज किया गया। आप कह सकते हो कि रिटन नहीं कहूंगा, ठीक है, उसकी रचना की गई, क्योंकि रिटन है ये लगभग लगभग गुप्त पीरियड में आकर होता है। तो यहाँ पर शुरुआत की गई ऋग्वेद की रचना की। और ये जो पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का पीरियड है। और अगर पोस्ट वैदिक पीरियड देखें तो पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 500 बीसी का, 500 बीसी तक का जो पीरियड है। अब पोस्ट वैदिक एरा कौन सा है? हमारे जो हिंदू धर्म है उसके अंदर चार वेद माने गए हैं, ठीक है। तो पहला जो वेद है वो ऋग्वेद, वो ऋग्वेदिक पीरियड में कंपोज किया गया। और बाकी जो बचे हुए तीन वेद हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो किया गया पोस्ट वैदिक एरा में, ठीक है। ये जो वैदिक या पोस्ट वैदिक एरा है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन ये हिस्ट्री में एक सीक्वेंस का पार्ट है, तो हमारे चैप्टर में इसका जिक्र जरूर किया गया है, ठीक है। और पोस्ट वैदिक एरा के बाद जो पीरियड इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड कहते हैं उसे। और महाजनपद जो पीरियड है वो लगभग लगभग 600 बीसी से और 600 सीई तक मान सकते हो, ठीक है। शुरुआत यहां से मानी जाती। अब आप कहोगे कि जी अभी तक तो आपने कहा कि 500 बीसी तक तो पोस्ट वैदिक एरा चल रहा है, तो 600 से महाजनपद पीरियड की शुरुआत कैसे हो जाती है? देखिए हिस्ट्री में ये बड़ी घटनाएं हैं, ठीक है। ये आप इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड निर्धारित नहीं कर सकते। ये एक इसको टाइम लगता है सरफेस होने में, दिखने में। शुरुआत इसकी बहुत पहले से हो जाती है, ठीक है। तो कुछ टाइम जो है वो ओवरलैप करेगा, कुछ पीरियड आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए और क्या क्या आप कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट हो रही थी। महाजनपद पीरियड के लिए कहा जाता है कि ये सेकंड, ठीक है, सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन था। तो पहला अर्बन रेवोल्यूशन कौन सा हुआ? पहला अर्बन रेवोल्यूशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो पहला अर्बन रेवोल्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां हमने देखा कि बड़े बड़े शहर बसे। दूसरा हमें जो देखने को मिलता है वो है महाजनपद पीरियड, जिसे सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति। इस टाइम पीरियड में वो शहर बसे जो आज भी आप देखते हो, जैसे पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, उज्जैनी। उस टाइम पीरियड में आज भी उज्जैन है, काफी बड़ी सिटीज में काउंट होता है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड की घटना में आपको ये दिखाई देगा कि वैशाली एक सिटी डेवलप हुई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शहर बसाए गए, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और क्या डेवलपमेंट हुई, अगर आप साउथ में देखोगे, साउथ में कुछ छोटे छोटे किंगडम्स या चीफडम्स क्या हुए, डेवलप हुए। उसके साथ साथ न्यू मोड ऑफ डेपोजिशन ऑफ बॉडीज। न्यू मोड्स ऑफ डेपोजिशन ऑफ बॉडीज का मतलब ये है कि दफनाने की नई परंपरा जो साउथ में एक डेवलप हुई। उसमें क्या किया जाता था कि एक बॉडी को जमीन में दफन कर दिया जाता था और उसके ऊपर एक बड़ा सारा पत्थर जो है वो रख दिया जाता था। इसको कहा जाता था मेगालिथ्स। क्या कहते थे, मेगालिथ्स कहते थे, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है, आप देखोगे जो बहुत सारी जो डेड बॉडीज है उनको बरी किया जाता है, किसके साथ, आयरन टूल्स के साथ, वेपन्स के साथ। ये एक खासियत थी इस टाइम पीरियड की। ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं, एक ओवरव्यू है हमारे लिए इस चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी बात को। तो पहला, डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी 1830। 1830 में आकर, अब ये हिस्ट्री पर काम चल रहा है 1830, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट करने का काम किया। और 1830s में एक बड़ी डेवलपमेंट एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है, आप कह सकते हो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी जो अभिलेख पढ़ने की जो टेक्निक है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। इसमें एक मेजर डेवलपमेंट ये होती है कि जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी है, वो ऑफिसर है मिंट में। मिंट मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट है, वहां पर एज अ ऑफिसर काम करता है। उसने दो स्क्रिप्ट्स को क्या कर लिया, डिसाइफर कर लिया। डिसाइफर का मतलब पढ़ लिया। एक थी ब्राह्मी, ठीक है, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी खरोष्टी ब्राह्मी। दो लिपियां उसने क्या कर ली, पढ़ ली। और इसमें लिखे हुए इंस्क्रिप्शन भी पढ़ लिए गए, क्योंकि कुछ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिले, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे गए थे। तो उस इंस्क्रिप्शन को पढ़कर ये पता लगा कि ये इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है एक ऐसे किंग से जिसका नाम है प्रियदसी, ठीक है, या प्रियदर्शी, जो दिखने में क्या हो, अच्छा हो, प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जहां पर ये मेंशन किया गया कि ये रेफर करते हैं किंग अशोका को, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में काफी फेमस रूलर रहा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, पहले ये माना गया जब तक ये इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले थे कि जिसके अंदर अशोका का नाम मेंशन किया गया हो, तब तक यही माना जाता रहा कि ये जो इंस्क्रिप्शन है जहां पर प्रियदर्शी या प्रियदसी जो मेंशन किया गया है किंग, वो श्रीलंका के राजा प्रियदर्शी से रिलेटेड। तो ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि श्रीलंका जैसा छोटा एक देश, वहां पर कोई ऐसा किंगडम बना जिसने पूरे इंडिया पर कब्जा किया, और इवन अफगानिस्तान तक जिसके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। लेकिन बाद में जब अदर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया और अभिलेखों को पढ़ा गया, तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये श्रीलंका का राजा प्रियदर्शी नहीं है, ये बात हो रही है भारत के एक राजा जिसका नाम था अशोक, उसका टाइटल है प्रियदर्शी अभिलेखों के अंदर। और अशोक काफी फेमस राजा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस तो थे हिस्ट्री के, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस नहीं थे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी जब मिलने स्टार्ट हुए, तो उसने, आप कह सकते हो कि भारतीय इतिहास में नए दरवाजे खोल दिए, ठीक है। भारतीय इतिहास का एक ऐसा हिस्सा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जो पहले से हमारे पास नहीं था, जो लुप्त था। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट थी उस टाइम पीरियड की। फिर उसके बाद देखिए इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शंस हैं क्या, इंस्क्रिप्शंस आप एक चीज देखो कि हार्ड सरफेस पर जब कुछ लिख दिया जाता है, जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो सकती है हिस्ट्री के पर्पज से, वो क्या हो सकता है, हार्ड सरफेस, स्टोन हो सकता है, मेटल हो सकती है, पोट्री हो सकती है। इनके ऊपर जब कुछ लिख दिया जाता है तो यूजुअली उसे इंस्क्रिप्शन माना जाता है। किंग्स जो होते थे वो अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए लिखवाया करते थे, और अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेख लिखवाए।
ठीक है। और यूजली आप देखोगे कि जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं वो कई बार डोनेशंस का भी रिकॉर्ड रखा करते थे, जो डोनेशंस किंग्स के द्वारा दिए गए, मेन एंड विमेन के द्वारा दिए गए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, उनका भी रिकॉर्ड रख लिया जाता था। इसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि इंस्क्रिप्शन की एक खासियत और है कि किंग्स की अचीवमेंट्स को तो रिकॉर्ड किया जाता था, उसके साथ साथ कई बार इंस्क्रिप्शन के अंदर जो किंग्स है उनकी लीनियज को भी क्या किया जाता था, नोट किया जाता था। चलिए इसके बाद देखिए, इट इंक्लूड्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स और डोनेशंस मेड बाय मेन एंड वीमेन, ये हमने देख लिया। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड, सम ऑफ विच कैरी डेट्स, और कुछ ऐसे जो परमानेंट रिकॉर्ड हैं, क्योंकि आपने पत्थर पे कुछ लिख दिया है या कॉपर प्लेट पर लिख दिया है, वो मिटेगा नहीं, तो परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं। और कुछ के ऊपर डेट भी क्या की जाती थी, मेंशन की जाती थी। तो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो किस लैंग्वेज में है, वो प्राकृत में है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उसकी स्क्रिप्ट यूज की गई है वो की गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कि उसकी भाषा जो है वो प्राकृत है और लिपि उसकी ब्राह्मी है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैंने बोला है मैक्सिमम, सभी इंस्क्रिप्शन इस भाषा में नहीं है। कुछ आपको खरोष्टी में मिलेंगे, कुछ अरामाइक में है, ग्रीक में है, कुछ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस भी हैं अशोका के। तो हमें इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में मिल रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप देखो, अजात शत्रु एंड अशोका नोन फ्रॉम फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, पाली तमिल एंड संस्कृत वर ऑल्सो यूज टू राइट इंस्क्रिप्शंस। अब आप देखोगे जैसे मैंने कहा कि इसके बाद पाली तमिल और प्राकृत जो लैंग्वेज है वो भी यूज की जाती थी इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ना तो संस्कृत में मिलते हैं ना तमिल में मिलते हैं, ठीक है, ना पाली लैंग्वेज है, ठीक है। अशोक के इंस्क्रिप्शन प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक, ठीक है, खरोष्टी, यही जो है उनमें यूज की गई है लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जिसको हम कह देते हैं। हालांकि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग बात है, वो हम आगे चर्चा में देखेंगे। तो इसमें हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते, लेकिन अदर इंस्क्रिप्शन जिनकी बात करें, जैसे प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो वो संस्कृत में है। कुछ साउथ इंडिया से हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो तमिल में है। तो इस तरीके से हमें चीजों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, द अर्लीस्ट स्टेट्स द 16 महाजनपदास। जैसे मैंने कहा कि 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो रिलेटेड है किससे, महाजनपद पीरियड से। पहले तो हम देख लेते हैं कि जनपद क्या है, फिर महाजनपद पर भी आ जाएंगे। जनपद वो प्लेस है जहां पर लोग रहते हो, उसे जनपद कह दिया जाता है, ठीक है। जहां पर लोगों ने रहना शुरू किया वो जनपद है। जैसे जैसे वो बहुत ज्यादा ग्रो करते गए, बड़े एम्पायर में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। तो जनपद तो खूब सारे थे इंडिया में, जो उनमें से जो सबसे बड़े रहे वो कौन, वो क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। और टोटल कितने हैं, 16 है, 16 महाजनपद आज हैं टोटल, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, महाजनपद पीरियड में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। एक तो आप ये देखोगे कि स्टेट्स बने, उसके साथ साथ सिटीज ग्रो की, जैसे मैंने बताया कि सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन है। इसके साथ साथ आप देखोगे ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एटसेट्रा, ये इस टाइम पीरियड की मेजर डेवलपमेंट है। देखिए कैसे वो स्टेट्स बड़े हुए, ये चीज समझने वाली है। देखो सबसे पहली जो डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड की बड़ी वो है कि आयरन का यूज ज्यादा होने लगा, एक्सटेंसिव बेसिस पर आयरन यूज होने लगा। अब जैसे आयरन का यूज बढ़ा तो उससे आयरन टूल्स बनने लग गए एग्रीकल्चर के लिए। टूल्स बनने लग गए तो एग्रीकल्चर और ज्यादा एफिशिएंट हो गया, अच्छा इरिगेशन सिस्टम बिल्ट किया जा सका, कैनाल्स बिल्ट की जा सकी अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जो टूल्स है वो काफी मजबूत है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था कि जितनी जरूरत है उतना हो जाता था, अगर कुछ बचता था तो उससे वो चीजें खरीद ली जाती थी जो आपको डेली लाइफ में यूज की है। लेकिन अब इतना प्रोडक्शन होने लग गया कि अपनी अपने लिए भी सेव करके रख लिया, उसके साथ साथ जो कुछ चीजें चाहिए थी वो भी बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर ली, लेकिन फिर भी काफी प्रोडक्शन जो है वो बच गया। तो जरूरत पड़ी किसकी, कॉइनेज सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता दिखाई देगा महाजनपद पीरियड में।
और क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर आप देखोगे कि इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर दो विचारधाराएं, हालांकि इससे अलावा भी थॉट्स डेवलप हुए, ठीक है, लेकिन दो विचारधाराएं ऐसी थी जो इस समय में आपको डेवलप होती दिखाई देंगी, एक तो बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये भी देखोगे कि बुद्धिज्म और जैन टेक्स्ट दोनों जो है वो महाजनपद का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो इसी टाइम पीरियड की डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और अगर जैन टेक्स्ट की बात करूं तो जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ये वो दो किताबें हैं जो मेंशन करती हैं किसके बारे में, 16 महाजनपदास के बारे में। और इवन आप देखोगे कि जो 16 महाजनपदास जिनका जिक्र किया गया है, महावीर स्वामी भी एक महाजनपद से रिलेटेड थे और महात्मा बुद्ध भी एक महाजनपद से ही आते हैं। इसके साथ साथ महाजनपदों में व्यवस्था कैसी थी, तो कुछ तो मोनार्की चलती थी, मोनार्की मतलब एक किंग का रूल है, और कुछ होते थे गण या संघ, गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ का क्या मतलब है, गण या संघ का मतलब यह है कि ये एक तरह की ओलिगार्की थी जहां पर पावर मल्टीपल रूलर्स के हाथ में हुआ करती थी, मल्टीपल लोगों के हाथ में होती थी। जैसे अगर उसका उदाहरण देखना चाहें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है संघ का वज्जी संघ, ठीक है। वज्जी में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो पावर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये कोई एक रिपब्लिक नहीं थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, अगर मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी वो भी किससे आते थे, महाजनपद से आते, लेकिन दोनों जिस महाजनपद से आते हैं उन दोनों महाजनपदों में मोनार्की नहीं थी, उसमें गण या संघ व्यवस्था थी, यानी ओलिगार्की थी, मल्टीपल लोग जो हैं वो उनके हाथ में क्या थी, पावर थी। उसके बाद आप देखो कि हर जो आपको महाजनपद दिखाई देगा उसकी क्या थी, ऑलमोस्ट एक कैपिटल होती थी जिसको फोर्टिफाई करके रखा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली कि इनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद रहा वो था मगध, ठीक है, जो कि बिहार में है, जिसकी कैपिटल पहले राजगृह और उसके बाद जो कैपिटल शिफ्ट होकर हो गई क्या, पाटलिपुत्र, फोर्टिफाई किया जाता था। अच्छा, किंग्स जो है वो लैंड पर अच्छा खासा कंट्रोल रखते थे। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि रूलर्स जो है वो टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब महाजनपद बन गए हैं तो होगा कौन, किंग कौन बनेगा, ये सवाल बड़ा था। इस टाइम पीरियड पर आते देखकर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए सोसाइटी के, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपाइल कर दिया गया धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र के अंदर, और उनके अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय है वही क्या हो सकता है, किंग हो सकता है, ठीक है। उसको टैक्स कलेक्शन का अधिकार है, वो प्रोटेक्शन भी वो करेगा, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो कि जो लैंड की ओनरशिप है वो भी किसके पास रहेगी, किंग के पास रहेगी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन उस टाइम पीरियड पे क्या कर दिए गए, डिसाइड कर दिए गए। चलिए, द फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगध, जैसे मैंने कहा कि सबसे पावरफुल कौन सा था, मगध था। तो मगध के राइज के पीछे क्या कारण रहे कि इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी होती है वो मगध है, ऐसा क्यों है। देखिए, अगर आप देखोगे 6th से 4th सेंचुरी के बीच में मगध जो कि बिहार के अंदर है आज के समय, वो सबसे पावरफुल महाजनपद है। क्या कारण है उसके पीछे, एक तो वो फर्टाइल रीजन के अंदर है, वहां एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप ये चीज देखोगे कि वहां जो मगध जिस एरिया में है वहां पर था फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से उनके पास अवेलेबिलिटी थी किसकी, एलिफेंट्स की। तो एलिफेंट्स को क्या किया जाता था, कैप्चर कर लिया जाता था फॉरेस्ट से, और उनको ट्रेन करके आर्मी में शामिल किया जाता था। इवन आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब बाहर से सेल्यूकस निकेटर इन्वेड करने आता है इंडिया को, ठीक है, ये बैटल थी 305 305 बीसी में जब एक बैटल हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर, जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो एलिफेंट्स ने किया था। और जब तो उन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है तो उस ट्रीटी का जो डिस्क्रिप्शन है वो एपियानस देता है। एपियानस एक हिस्टोरियन है, वो
उसका आंखों देखा हाल जो उस ट्रीटी का बयान करता है। तो एपियानस कहता है कि जब वो ट्रीटी हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि 4 जो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान और उसके आसपास का लगता हुआ एरिया जो कि सेल्यूकस निकेटर के पास था वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके साथ साथ जो सेल्यूकस निकेटर है उसकी जो लड़की है उसकी शादी की जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य से जिसका नाम था हेलेना। उसके बदले में जो सेल्यूकस निकेटर है वो हाथी मांगता है, एलिफेंट्स मांगता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी है जो वो गिफ्ट करता है, क्योंकि वो उस पूरी बैटल के अंदर, उस पूरी लड़ाई के अंदर जो मेजर फैक्टर प्ले किया वो एलिफेंट्स ने किया था। तो ये भी जो मगध है उसकी जो पॉलिटिकल पावर के राइज के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि आप जो कह सकते हो कि वहां के एलिफेंट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उनको ट्रेन करना, आर्मी के अंदर उसको शामिल करना। तो इसके कारण भी मगध का राइज होता है। और क्या कारण है कि एक गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने अच्छा, चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। किसी भी बड़े एम्पायर के सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस एम्पायर के पास एफिशिएंट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। एफिशिएंट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे एक एम्पायर को मजबूत बनाता है? देखिए, ट्रेड बिना कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। अगर कहीं रिवोल्ट हो जाए, उसका मैसेज पहुंचाना है, तो भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से ही पॉसिबल है। तो एक बड़े एम्पायर के लिए जरूरी हो जाता है। और जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसने एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मगध एम्पायर को क्या किया, प्रोवाइड किया। उसके साथ देखिए, अब यहाँ पर यह भी देखोगे कि उसके एक कारण और था कि यहाँ के जो किंग्स हैं उनकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी थी। एस्पिरेशंस बड़ी का मतलब ये है कि वो दुनिया को जीतना चाहते थे, पूरे इंडिया पर कब्जा करना चाहते थे। और उस कैटेगरी के जो किंग्स उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उसके साथ साथ महापद्मनंद है, और उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी जो रहे, उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया मगध को। ठीक है, तो इस ये कुछ कारण रहे कि मगध जो है वो क्या कर गया, राइज कर गया इन सभी चीजों के अंदर। ठीक है, बाकी महाजनपदों से ऊपर रहा। कैपिटल थी जो राजगह, राजगह या राजगृह संस्कृत में जो नाम है। ठीक है, प्रेजेंट डे बिहार में है राजगीर। इसका मतलब होता है कि जो हाउस ऑफ किंग। तो ये थी कैपिटल। और बाद में जो कैपिटल है 4th सेंचुरी में जाकर शिफ्ट कर दी जाती है और एक नई कैपिटल बनाई जाती है जिसे कहा जाता है पाटलिपुत्र, या आज का जो पटना शहर है वो उसे कैपिटल बनाया गया। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, जैसे मैंने कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी क्या भाषा रही, उस पर हम देख रहे हैं। तो जितने भी इंस्क्रिप्शन है अशोकाज के, मैक्सिमम किस में लिखे गए हैं, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। और स्क्रिप्ट कौन सी लिखी गई है, आप देखोगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसकी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इसमें और आपको देखने को मिलेगा कि और जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, अरामाइक एंड ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर अरामाइक और ग्रीक यूज की गई है। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी, मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया कि ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो मिले हैं वहां पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का भी क्या किया गया है, यूज किया गया है। और अरामाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ यूज की गई है, अफगानिस्तान के अंदर मिले हुए इंस्क्रिप्शन से। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अरामाइक और ग्रीक, इसकी स्क्रिप्ट भी है, इसकी लैंग्वेज भी है। खरोष्टी इसकी क्या है, स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी इसकी क्या है, स्क्रिप्ट है। और इसकी भाषा जो ब्राह्मी में मिले उनकी भाषा कौन सी है, प्राकृत है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलती है कौन सी, एक तो ब्राह्मी है। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सी है, खरोष्टी है, ग्रीक है। ठीक, और कौन सी है, अरामाइक। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत है, प्राकृत। ठीक है, और कौन सी है, ग्रीक भी यूज की गई है। ठीक है, अरामाइक भी यूज की गई है। ये लैंग्वेज है, ये उसकी स्क्रिप्ट है।
तो ये हमें ध्यान में रखना है इसको बहुत क्लियरली, ऐसा ना हो कि हम इसको कुछ मिक्स कर दें या कुछ ऐसी चीज नहीं करनी है, बहुत क्लियर रखना है इसको, ठीक है। अगर उसके बाद देखें तो हमने देखा कि ये लैंग्वेज को देखा, अर्ली एम्पायर। अब देखिए अगर हम मोरन एम्पायर की बात करें, ठीक है, तो मोरन एम्पायर के अंदर जो सबसे ज्यादा नाम हमें सुनने को मिलता है ना, वो किसका देखने को मिलता है, वो मौर्यों का मिलता है। सॉरी, मगध में मौर्यों का नाम जो है हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसी बात नहीं है। देखिए मौर्यन एम्पायर से पहले मगध में किस किस ने रूल किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो था हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, एक थी शिशुनाग, और एक थी नंद डायनेस्टी। हर्यक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी थी। उसके बाद नंद डायनेस्टी को हटाकर 321 बीसी में जो मौर्य एम्पायर है वो क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। 321 बीसी में इस्टेब्लिश किया जाता है, और उसको फाउंड करने वाला जो व्यक्ति वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो टीचर थे चाणक्य, उनकी हेल्प से इन्होंने इसको इस डायनेस्टी को फाउंड किया। और बाद में आप देखते हो कि ये एम्पायर एक्सटेंड करता है, नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। नीचे साउथ में उड़ीसा तक, जो कलिंग तक का एरिया है वहां तक इसको ले जाने का जो काम है वो करता है अशोक, कलिंग का युद्ध जीतता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एम्पायर की बाउंड्रीज है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड करती हैं, बहुत वास्ट एक एम्पायर था। अब देखिए सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ द मोरन एम्पायर। अब हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं मोरन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक तो मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज कौन था, ठीक है, हालांकि जो इसमें डिटेल्ड लेक्चर आया मैंने उसमें मेगस्थनीज के बारे में बताया है। मेगस्थनीज है एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, जो 305 की बैटल के बाद एम्पायर में आता है, कोर्ट में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के, और वो काफी फेमस एक बुक भी लिखता है जिसका नाम है इंडिका। तो एक सोर्स तो हमारे लिए वो है, ठीक है। दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके कुछ पार्ट्स ऐसा माना जाता है कि किसने लिखे हैं, चाणक्य, कौटिल्य, या चाणक्य का जो रियल नेम है वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ने लिखे कुछ पोर्शन इसका, ठीक है। और आप देखोगे मौर्यस के लिए और क्या है, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन में भी इनका क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। पौराणिक लिटरेचर में भी इनका जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि स्टोन्स के ऊपर लिखा गया, इसके साथ साथ पिलर्स के ऊपर लिखा गया, ठीक है। नेचुरल रॉक्स जो थे उनको वेल पॉलिश्ड करके, और इसके साथ साथ पिलर्स जो है उनके ऊपर आपको देखने को मिल जाता। तो ये हमारे लिए कुछ आप कह सकते हो कि हिस्ट्री के सोर्स है मौर्यस की। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है मौर्यन एम्पायर का, थोड़ी सी उसकी बात भी कर लेते हैं। जो मौर्यन एम्पायर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एम्पायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 5 सेंटर्स ऑफ जो पावर है वो बनाए गए। कौन कौन सा, एक तो तक्षशिला है सबसे ऊपर नॉर्थ में, उसके बाद उज्जैनी जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, एमपी और एमपी में पड़ता है उज्जैन, उसके आसपास के एरियाज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। फिर तोशली, तोशली ओडिशा, ठीक है, जो कलिंग जीता गया। और फिर आपको स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो ऐसा माना जाता है कि ये कर्नाटक में था, ठीक है, तो कर्नाटक के एरिया को कंट्रोल करने के लिए। और एक पार्ट जो उसकी मेन कैपिटल थी पूरे एम्पायर की वो था पाटलिपुत्र, जहां पर किंग खुद रहता था। तो ये 5 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि 5 पार्ट्स में जो एम्पायर को क्या किया गया, वो डिवाइड किया गया। ऐसा आप मान सकते हो कि ये जो सेंटर्स ऑफ पावर बनाए गए हैं यहाँ पर कंट्रोल क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा रहा होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रोंग रहा होगा। ये सेंटर्स क्यों चुनेंगे उसके पीछे भी बहुत कारण, अच्छे कारण है। क्या है कि उज्जैनी को इसलिए चुना गया कि ये ट्रेड रूट पर था, ठीक है, यहाँ से ट्रेड होता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। उसके साथ साथ जो स्वर्णगिरी है यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा, ठीक है।
तो ये एक कारण रहा हो सकता है इसको सेंटर को चूज करने का। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेगास्थनीज है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ पर लिया है। क्या बताता है कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए 6 सब कमेटीज बनाई गई। एक मिलिट्री कमेटी है, उसके नीचे 6 सब कमेटीज काम करती हैं, जिसमें से आप एक चीज देखोगे कि एक नेवी के लिए काम करती, दूसरा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती, थर्ड फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर आप देखोगे फुट सोल्जर्स के बाद फोर्थ जो है वो हॉर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिफ्थ है चैरियट्स के लिए, और सिक्स्थ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलिफेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल जो है वो मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन से हमें मिलता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी एफिशिएंट रहा होगा। चलिए, उसके साथ साथ अशोक ने क्या क्या कोशिश की कि जो एम्पायर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, धम्म का प्रमोशन करके। तो इसने कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जो धम्म का प्रमोशन करेंगे। धम्म क्या है उस पर हम चर्चा हमारी रहेगी। धम्म के प्रमोशन के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट करने का जो उसका अ, घोषणा है जो उसकी, वो हमें उसके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो मौर्यन एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन एम्पायर बहुत लंबा टाइम तक टिक नहीं पाया, सिर्फ 150 साल इन्होंने रूल किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं अशोक की जो एक पॉलिसी है कि वॉर ना करने की, वो एक बड़ा कारण बताया जाता है। और धम्म का प्रमोशन जो है उस पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया गया, जिसके कारण जो एम्पायर है उसका डाउनफॉल होता है। और जो लास्ट रूलर था एम्पायर का जिसका नाम था बृहद्रथ या बृहदत्त, बृहदत्त को उसी का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसकी सेना के सामने ही मार दिया। और उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसका एंड हो जाता है और एक नई डायनेस्टी इंडिया पे रूल करने लगती है जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे सिलेबस में है। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब और क्या किंगशिप में और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। साउथ में अगर आप देखोगे डेक्कन के अंदर, तो कुछ नए चीफडम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। वो चीफडम्स क्या हैं, कैसे हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो नए चीफडम्स जो डेवलप हुए हैं साउथ के अंदर उनका नाम है चोल, चेर और पांड्या, जिसे तमिल टेक्स्ट के अंदर संगम पीरियड भी कहा जाता है। इस इनके पीरियड को संगम पीरियड कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने रूल किया कौन से एरिया पर, तमिलकम। तमिलकम के अंदर कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे आंध्र प्रदेश है प्रेजेंट डे, केरला है और उसके साथ साथ तमिलनाडु है। तो ये 3 एरिया जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है। और इनको मेंशन किया है तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर भी। ठीक है। अब संगम टेक्स्ट क्या है, ऐसा माना जाता है कि सॉरी, साउथ में जो ये जो पीरियड है लगभग लगभग 200 बीसी के आसपास का पीरियड, यहाँ पर कुछ मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज, संगम का मतलब मीटिंग होता है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की करवाई गई। और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हैं, जो कुछ पोएम्स हैं वो लिखी गई। उस टेक्स्ट को संगम टेक्स्ट कहा जाता है। और इनके चोल, चेर और पांड्यास के टाइम पीरियड में ये करवाई गई। तो इन इन किंगडम्स को या इस टाइम पीरियड को कहा जाता है संगम पीरियड। ये हुई थी पांड्या जो किंग्स हैं उनकी कैपिटल में हुई थी। पांड्या जो किंग्स हैं उन्होंने करवाई थी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये चीफ और चीफडम्स, ये नया वर्ड आया है, ये कैसे अलग है किंग्स। देखो, ये अलग यूं है कि एक तो किंग की पोजीशन होती थी ना, वो हेरिडेटरी पोजीशन थी। जो चीफ्स थे उनकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं थी। वो कैसे चीफ बनते थे, तो अगर उन्हें किन फोक यानी उनके जो कबीला है या उनका कुल है उसकी अगर उसको सपोर्ट मिल रही है तो वो क्या बन जाता था, चीफ बन जाता था। उसके साथ साथ उसका काम क्या होता था कि एक तो स्पेशल रिचुअल्स करना, वॉर में लीडरशिप करना, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का आप कह सकते हो कि निपटारा करवाना, जस्टिस करना, ये एक तरीके से उसका काम होता था। लेकिन वो गिफ्ट्स रिसीव करता था। ठीक है। टैक्स कलेक्ट नहीं करता था। किंग से एक तो यूं अलग है, किंग का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना, चीफ्स ये काम नहीं करते थे। दूसरा, उसके पास कोई अपनी प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। ठीक है। और जो जो रिसीव करता था, ठीक है, तो वो अपने जो गिफ्ट्स उसने रिसीव किए वो अपने सपोर्टर्स में क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था। और यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि जैसे मैंने कहा कि उनके पास कोई आर्मी या ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, ये एक डिफरेंस था उनके अंदर। अब देखते हैं डिवाइन। अब डिवाइन किंग क्या है।
देखिए अगर आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर रूल करना है तो आपको उनसे बात मनवाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि किंग्स के पास जो लोग उसकी सेवा में रहते थे वो किंग्स से फिजिकली देखे तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते थे, ऐसे लोग रहे होंगे उनकी उनकी सर्विस के अंदर। तो वो लोग क्यों बात मानते थे किंग की, क्या कारण था? तो एक थ्योरी चलती थी, डिवाइन किंग। डिवाइन किंग का मतलब यह है कि किंग को रूल करने की जो अथॉरिटी है वो गॉड से मिली, ठीक है। और इस पूरे की पूरी इस पूरी व्यवस्था को बारी बारी थोपा गया समाज के ऊपर, ताकि जो है किंग की अथॉरिटी को कोई डिनाई ना कर सके। देखिए क्या है, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद वैरायटी ऑफ deities. दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशाणास। जैसे मैंने कहा कि या तो खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहना, या खुद को यूं मानना कि वो देवता किसी देवता का पुत्र है या उसका अवतार है या उसको जिम्मेदारी दी गई है किसी देवी देवता द्वारा कि रूल करने की। और इस पूरी की पूरी जो थ्योरी है उसका सबसे बेस्ट जो यूज किया गया वो कुषाणों ने किया, ठीक है। कुषाणों में अगर आप देखोगे जो किंग है जिसका नाम है कनिष्क, कनिष्क ने इसका बहुत अच्छा यूज किया। कैसे? एक तो स्पेसिफिकली अगर कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने क्या किए कि अपने स्टैचूज जो है वो मंदिरों के अंदर लगवाए, श्राइन्स के अंदर लगवाए, ठीक है। हमें यूपी से भी मिलता है, हमें अफगानिस्तान से भी ऐसे स्टैचूज मिलते हैं, कोलेस्ट्रल स्टैचूज, मतलब बड़े बड़े स्टैचूज हैं वो श्राइन्स के अंदर लगवाए। ये जो कनिष्क का हमें एक स्टैचू मिलता है, आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है जहाँ वो हेड नहीं है उस पूरी स्टैचू का, तो ऐसे स्टैचूज उन्होंने लगवाए। और उसके साथ साथ उन्होंने टाइटल लिया देवपुत्र का, यानी देवताओं के पुत्र, सन ऑफ गॉड। ऐसे टाइटल्स लेकर उन्होंने ये क्लेम करने की कोशिश की कि वो बाकी जनता से क्या है, ऊपर है, इसलिए उन आम जनता को उनकी बात माननी चाहिए। तो ये एक तरीका था हायर स्टेटस क्लेम करने का, लोगों से अपनी बात मनवाने का। फिर देखिए गुप्त एम्पायर। अगर हम गुप्त एम्पायर की बात करें तो अब हम बीसी से निकलकर एडी में आ गए हैं। काफी लंबा चौड़ा पीरियड जो है हमने हिस्ट्री का क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। जो कुषाण है वो लगभग लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी में जिनकी हमने बात की है, तो ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में इंडिया के ऊपर रूल करते हैं। नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वहां पर इनका किंगडम जो है वो रहता है। दो कैपिटल्स, एक पेशावर और एक मथुरा, कुषाणों की दो कैपिटल्स थी। और अब हम आ गए हैं लगभग लगभग ये मानिए आप फोर्थ सेंचुरी एडी के अंदर, जो 300 एडी से लेकर और 400 एडी के बीच का पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक और बड़े एम्पायर की, गुप्त एम्पायर, वो एम्पायर है जो मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद एक बड़ा एम्पायर खड़ा होता है इंडिया में। लगभग लगभग आप ये मानिए कि 600 साल का पीरियड लगा दोबारा उतना ही बड़ा एम्पायर बिल्ड होने में। तो गुप्त एम्पायर की शुरुआत होती, ठीक है। मैनी ऑफ दिस डिपेंडेड ऑन सामंतास। एक बड़ी चीज की शुरुआत इंडिया में यहाँ से हमें देखने को मिलती है, जो सामंत व्यवस्था है, फ्यूडल सिस्टम ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत भी किस में होती है? गुप्त एम्पायर के अंदर ही होती है। फ्यूडल सिस्टम क्या है, हमने काफी उसको डिस्कस किया है हमारे जो पहले डिटेल्ड वीडियो है, ठीक। मैन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। सामंत वो लोग हैं जो लैंड के ऊपर कंट्रोल रखते थे, ठीक है, और उससे जो रिसोर्सेज मिलते थे उससे अपना खर्चा चलाते थे। जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें से अपना हिस्सा रखकर बाकी किंग को दे दिया करते थे, वो किंग के अंडर में रहकर काम करते थे। तो ये सामंत व्यवस्था इस टाइम पीरियड में शुरू हुई। और कई बार ऐसा होता था कि जो बहुत पावरफुल सामंत है वो क्या बन जाता था, बड़ा किंग बन जाता था। जैसे आप देखोगे कि जो गुप्ताज हैं वो पहले सामंती थे और बाद में राइज होकर क्या बन जाते हैं, एक बड़े किंग बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता था कि जो किंग्स हैं उनकी पावर रिड्यूस हो जाती थी और वो क्या बन जाते थे, फ्यूडल बन जाते थे, सामंत बन जाते थे किसी बड़े किंग के। तो ये उस टाइम पीरियड में चलता है। हमारे लिए जो सोर्स है इस टाइम पीरियड का वो लिटरेचर है, कोइन है, इंस्क्रिप्शन है, उसके साथ साथ प्रशस्तीज है। प्रशस्तीज क्या है कि यूजुअली एक तरह का पोएम, पोएम फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो किंग्स की प्रेज में क्या किया जाता था, कंपोज किया जाता था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। द प्रयाग प्रशस्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखी है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका का, अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। लिखी किसके लिए गई थी? समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी।
ये गुप्त एम्पायर का मोस्ट पावरफुल रूलर है, उसके लिए लिखी गई। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी थी किसने? हरिशेन ने। तो हरिशेन ने लिखी। देखते हैं हम आगे चर्चा करते हैं गुप्त एम्पायर के बारे में। देखिए, अ चेंजिंग कंट्री साइड। अब यहाँ पर हमने अर्बन सेंटर्स की तो क्या कर ली, बात कर ली। अब हमें ये भी देखना है कि जो विलेजेस हैं उनके अंदर क्या कंडीशन चल रही थी, उनके अंदर कैसी सिचुएशन थी, किंग्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, क्या उस टाइम पीरियड में घटित हो रहा था, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है कंट्री साइड यानी विलेजेस की सिचुएशन जानने का, क्योंकि आम लोग किताबें नहीं लिखा करते थे। तो कुछ स्टोरीज हैं जो आम लोगों में चलती थी, जिनको बाद में रिटर्न कर दिया गया। वो स्टोरीज से हमें कहीं ना कहीं जो है, जो आम जनता के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कौन सी है? या तो जातक स्टोरीज है, ठीक है, या आपको देखने को मिलेगा कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां लिखने का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है विष्णु शर्मा को। ये लिखी गई किस टाइम पीरियड में? ये गुप्त पीरियड में लिखी गई है। जातक स्टोरीज किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट रिलीजन है उससे रिलेटेड, ठीक है, उनसे ये रिलेटेड है। और ये किस में लिखी गई? ये पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। इन कहानियों से, ये इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे लिए, कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो इनसे हमें पता लगता है कि क्या स्थिति रही होगी उस टाइम पीरियड में विलेजेस के लोगों की। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो किंग्स हैं वो बहुत जल्दी, आप कह सकते हो कि उनकी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि हाई टैक्सेस को क्या करें, लोगों से ले, ताकि उनके पास पैसा क्या है, जल्द ज्यादा है। ऐसी एक स्टोरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एक जातक स्टोरी है, गंडा तिंडू जातक है, जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि जो आम लोगों की समस्याएं क्या है। आम लोगों की समस्या के बारे में यूं पता लगता है कि उस कहानी के अंदर एक किंग है, वो भेष बदलकर आम जनता के बीच जाता है और ये देखना चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो जब जाता है तो वो बड़ा हैरान होता है ये बात देखकर कि लोग उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि सुबह तो हमें जो राजा के सिपाही हैं वो आकर लूट लेते हैं और रात को डाकू आकर लूट लेते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि जो किंग्स अपने आप को बहुत बड़ा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे तो वो फिर कुषाण बड़े बड़े टाइटल लेकर कर रहे हो, और चाहे जो गुप्त है उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाकर अपनी जो है वो प्रेज करवाई हो, इन सब चीजों से हमें ये तो पता लगता है कि किंग क्या चाहता है कि लोग उसके बारे में सोचें। बट लेकिन ये जो कहानी है इससे हमें ये पता लगता है कि लोग वास्तव में किंग के बारे में क्या सोचते थे। अब हाँ, ये हो सकता है ये कहानी 100% सही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कहानियां समाज की जो सच्चाई है उसको बयान करती है। आप वही कहानी लिखोगे आपके पास जो आसपास जो घटित हो रहा है, तो ये उस टाइम पीरियड में हमें एक इसकी बताती है। अब यहाँ पर अगर टैक्स ज्यादा हो रहा है तो यूजली सिंपल सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे? वो स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे कि फिर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, यही तरीका है। तो विलेजेस के अंदर एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन पैडी के लिए किया जाता था कि पहले एक पौधे को कहीं पर ग्रो किया जाता है सूटेबल कंडीशंस में, और बाद में जाकर उसे जो फील्ड है उसके अंदर प्लांट कर दिया जाता है और फिर वो ग्रो करता है। तो ये पैडी के अंदर अडोप्ट किया गया। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कारण क्योंकि टैक्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये रूरल कंडीशन है उस टाइम पीरियड की जिसके बारे में हमें पता लगता है। द अनइवन बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये देखोगे कि जो प्रोडक्शन बढ़ा उसके जो बेनिफिट है वो अनइवन थे, सबको एक जैसा बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में प्रोडक्शन बढ़ा, कोइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, बड़े बड़े एम्पायर्स बने, क्या सबको ये बेनिफिट हुआ? क्या नहीं। इन स्टोरी से हमें पता लगता है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो लैंडलेस लेबरर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स थे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ वो लार्ज लैंड होल्डर्स को ही हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो पाली टेक्स्ट है उसके अंदर एक टर्म मिलती है, गृहपति। गृहपति का मतलब ये होता है कि जो आदमी घर का क्या है, मुखिया है, वो सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सारे रिसोर्सेज उसी के हाथ में, फैमिली के हर पर्सन पर भी क्या है, उसका कंट्रोल है, ठीक है। तो उसकी सिचुएशन परिवार में सबसे क्या है, बेटर, और उसके नीचे जो लोग हैं उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उनकी सिचुएशन तो खराब थी ही थी। हम ये भी देखने को मिलेगा कि जो तमिल लिटरेचर है उसके अंदर हमें कुछ ऐसे नाम देखने को मिल जाते हैं
जो सोसाइटी के अदर सेक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लार्ज लैंड होल्डर्स को कहा जाता था वेललार। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करने में आ सकता है कि तमिल टेक्स्ट लार्ज लैंड होल्डर्स को क्या कहता है, वेललार कहता है। प्लगमैन के लिए यूज किया जाता था उजावर, और स्लेव्स के लिए जो टर्म यूज की जाती थी वो थी अधिमाई। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें बताती हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उसका बेनिफिट सबको एक जैसा नहीं हुआ। चलिए उसके बाद सुदर्शन लेक, गुजरात। अब यहाँ पर आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से भी ये प्रयास किए जाते थे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। कैसे प्रयास किए जाते थे, तो हमें कुछ एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है शक क्षत्रप रुद्रदामन से, या शक रूलर है। ये गिरनार गुजरात में मिलता है, जो आर्टिफिशियल लेक की बात करता है। ये लेक जो बनी थी वो तो मौर्यन पीरियड में बनी थी, और टाइम टू टाइम स्टेट जो भी रूलर रहे उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इस लेक को क्या किया जाए, रिपेयर करवाया जाए, और खुद का पैसा देकर स्टेट इसको क्या करवाता था, रिपेयर करवाता था। और उसके बाद लोगों के ऊपर कुछ उस बात का क्या लगा दिया जाता था, टैक्स लगवा दिया जाता। तो रुद्रदामन ने उसको रिपेयर करवाया, रुद्रदामन ने उसका मेंशन किया है। और भी कुछ रूलर्स है जिन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो बताता है कि किस किस ने उसको क्या करवाया, रिपेयर करवाया। इवन गुप्तास के टाइम पीरियड में भी उसको रिपेयर करवाया गया था। तो ये स्टेट्स के कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स को दिखाती है कि इरिगेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ताकि टैक्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा है। चलिए उसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे एक बात करते हैं गृहपति। जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड का क्या होता था, हेड होता था, जो विमेंस के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर और रिसोर्सेस के ऊपर क्या रखता था, कंट्रोल रखता था। और कई बार लार्ज लैंड होल्डर्स के लिए भी टर्म गृहपति क्या की जाती थी, यूज की जाती थी। मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति उस टाइम पीरियड का एक लीगल टेक्स्ट है, ब्राह्मण जो ब्राह्मण द्वारा लिखा गया है, जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्या करता है, बताता है। जो सेकंड सेंचुरी बीसीई से लेकर सेकंड सेंचुरी सीई तक क्या किया गया, इसको कंपाइल किया गया। अगला है अग्रहार। अग्रहार वो लैंड है जो किसको दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी, और इसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो लिया नहीं जाता था, ठीक है। वो अग्रहार होती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। चलिए उसके बाद देखिए लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। जैसे मैंने बताया, भी हमने चर्चा की थी कि लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो चुका है आज के टाइम पे, मतलब उस टाइम पीरियड की बात करें जब हिस्ट्री में, तो लैंड के ऊपर कंट्रोल रखना क्या था, बहुत ज्यादा जरूरी था। और किंग कोशिश करता था कि लैंड के ऊपर उसका कंट्रोल बना रहे, और वो जिसको चाहे वो लैंड उसको दे दिया करता था। और जब भी किंग किसी को लैंड ग्रांट देता था तो उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। और कुछ ऐसे जो हैं वो सरवाइव, ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सरवाइव कर गए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि लैंड ग्रांट्स है वो दी जाती थी। और इसके साथ साथ वो जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो किस लैंग्वेज में, मोस्ट ऑफ आपको किस में मिलेंगे, संस्कृत लैंग्वेज में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो गुप्त पीरियड है उसमें जो मैक्सिमम लैंग्वेज यूज की गई है वो कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। और लैंड ग्रांट्स दी किन को जाती थी, वो लगभग लगभग ब्राह्मण्स को दी जाती थी और पीजेंट्स को दी जाती थी। ये कहीं ना कहीं हमें रूरल जो सोसाइटी है उसके बारे में भी क्या देता है, आइडिया देता है। चलिए टाउन्स एंड ट्रेड। अब टाउन्स के अंदर ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, देखते हैं। अगर आप देखोगे कि जो अर्बन सेंटर्स हमारे पास बने हैं वो सारे के सारे आपको दिखेंगे कि लॉन्ग ट्रेड कम्युनिकेशन रूट पर ही बने थे, यानी जहां से ट्रेड करना क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा इजी। जैसे आप देखोगे पाटलिपुत्र किस रूट पर है, रिवराइन रूट के ऊपर है। उज्जैनी कहाँ पर है, लैंड रूट के ऊपर है। पुहार, पुहार कोस्ट के ऊपर है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड करना भी क्या था, पॉसिबल था। और मथुरा, मथुरा था कल्चरल सेंटर, जहां पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड। इस टाइम पीरियड के कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, ये हम पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
इस टाइम पीरियड में जो पोट्री यूज की जाती थी या जो बर्तन यूज किए जाते थे उन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो ये आपके लिए आंसर होगा इसका कि ये रिलेटेड है महाजनपद पीरियड से। उसके साथ साथ ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, टूल्स भी है, वेपन्स भी हैं, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से क्या होती हैं, रिकवर होती हैं। और हर तरह का मेटल इसमें क्या किया गया है, यूज़ किया गया। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और उसके साथ साथ ब्रॉन्ज, आइवरी, मतलब जो हाथी दांत से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ग्लास का भी यूज़ किया गया। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र की। अब पाटलिपुत्र की बात करें तो लगभग लगभग 4th सेंचुरी के अंदर इसको क्या बनाया गया, कैपिटल बनाया गया। राजगृह से जो कैपिटल है वो कहाँ शिफ्ट कर दी गई, पाटलिपुत्र के अंदर शिफ्ट कर दी गई। और उस टाइम पीरियड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में से क्या था, एक था। बहुत सारे जो चाइनीज ट्रेवलर जो इस टाइम पीरियड करते हैं, विजिट करते हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे हुआनजांग है, हुआनजांग विजिट करता है 7th सेंचुरी के अंदर। वो जब बताता है तो वो सिर्फ रूइंस का डिस्क्रिप्शन देता है, वो काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं देता। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें जो टेक्स्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो काफी शानदार दिया गया है, शहर काफी अच्छा बसा हुआ है। और इस टाइम पीरियड के जो ग्रीक हिस्टोरियन है, जो कंटेम्पररी हैं, वो जब आते हैं तो वो बताते हैं कि पाटलिपुत्र के जो महल है वो ऐसा लगता है कि जैसे परियों और फरिश्तों ने बनाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से डिस्ट्रॉय हो गए और उसमें से कुछ भी नहीं बचा। देखिए, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो यहाँ की जो सिटीज के जो महल रहे होंगे वो मैक्सिमम काम वुडन से किया गया होगा, और वुडन की जो चीजें हैं वो सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब देखते हैं ट्रेड की सिचुएशन क्या थी। अगर आप 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड देखोगे तो इंडिया सेंटर था ट्रेड का। चाइना से ट्रेड रूट एक्सटेंड होता होता यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक क्या करता था, एक्सटेंड करता था। तो इस ट्रेड रूट पर जो भी ट्रेड होता था इंडिया से होकर गुजरता था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडिया एक तरीके से यहाँ के जो रूलर्स थे वो उन ट्रेड रूट्स पर कब्जा रखते थे, ताकि क्या किया जा सके कि यहाँ से जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स यहाँ से निकलेंगे उनसे क्या लिया जा सके, टैक्स लिया जा सके। ठीक है, और उन उसके बदले उन्हें क्या दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। और इसके साथ साथ जो ट्रेड है वो रिवर सी रूट से भी होता था। अगर आप अरेबियन सी की बात करो और जो बे ऑफ बंगाल है वहां से जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है वहां उनके साथ भी ट्रेड होता था। ठीक है, तो ट्रेड की कंडीशन आप कह सकते हो कि काफी अच्छी थी। इंडिया क्या बेचता था, इंडिया कॉटन टेक्सटाइल बेचता था। उसके साथ साथ आप कह सकते हो पेपर, ब्लैक पेपर जो इंडिया से वो खूब बेची जाती थी, स्पाइसेस बेचे जाते थे। ठीक है, और इंडिया का जो ट्रेड है वो एम्पायर के साथ, रोमन एम्पायर के साथ काफी अच्छा था। 6th सेंचुरी एडी आते आते रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, उसके साथ साथ ट्रेड का भी क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स एंड किंग्स। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि ये वो टाइम पीरियड है जहां पर करेंसी डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो कॉइन्स इशू किए गए वो कौन से थे, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स इशू किए गए और उन्हें कहा जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, और न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जो पहला कॉइन जिसके ऊपर नाम और इमेज थी वो इशू किया इंडो ग्रीक कॉइन्स ने, इंडो ग्रीक किंग्स ने। और सबसे ज्यादा क्रेडिट आप कह सकते हो कि पहला गोल्ड कॉइन इशू करने का किसको जाता है, इंडो ग्रीक किंग्स को ही जाता है। वो आदमी जिसने पहला इंडिया का पहला गोल्ड कॉइन इशू किया वो था विम कडफिसस। विम कडफिसस पहला सोने का सिक्का जारी करने वाला आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। और इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट होर्ड्स जो हमें मिलते हैं कुषाणों की तरफ से, पहला गोल्ड कॉइन, सॉरी, कुषाणों ने इशू किया और कुषाण रूलर था विम कडफिसस जिसने क्या किया, इशू किया। इंडो ग्रीक्स की कैटेगरी में ही आते हैं जो कुषाण है, सबसे पहला इशू किया उन्होंने और हमें उनके गोल्ड कॉइन्स मिलते भी हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गोल्ड कॉइन इशू किया वो किया था गुप्ताज ने। इसके साथ साथ कुछ ट्राइब्स भी हैं जिन्होंने
कॉइन्स इशू किए हैं, जैसे योध्या पंजाब के अंदर, पंजाब और हरियाणा के अंदर उन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। लेकिन 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी AD के आसपास हमें एक चीज देखने को मिलती है कि गोल्ड कॉइन्स हमें कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कम क्यों मिलते हैं? तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि हमें रिसीव इसलिए कम होते हैं क्योंकि कॉइन्स सर्कुलेशन में ज्यादा थे, ट्रेड में ज्यादा यूज हो रहे थे। कुछ ये मानते हैं कि रोमन एम्पायर का जब डाउनफॉल हुआ था, इंडिया के ट्रेड का भी क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया। और इंडिया के ट्रेड के डाउनफॉल होने के कारण जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो हमें कम रिसीव होते हैं। चलिए और कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पेरिप्लस वर्ड दिख रहा होगा। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेलिंग अराउंड। एंड एरिथ्रियन, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रेड सी। ये एक बुक है, ठीक है, जिसको पेरिप्लस, सॉरी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन, ये एक बुक लिखी गई है जो इस टाइम पीरियड की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को बताती है, ट्रेड सिचुएशंस को बताती है। ठीक है, इसका राइटर अभी तक नोन नहीं है। और क्या वर्ड है, न्यूमिस्मेटिक्स, इसकी हमने चर्चा कर ही ली, जिसका मतलब होता है एक तरीके से स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब बात करते हैं बैक टू बेसिक्स की डिसाइफरिंग ऑफ ब्राह्मी। ब्राह्मी कैसे पढ़ी? पहले ब्राह्मी को पढ़ने के लिए कोशिश की गई कि लोगों को लगा कि शायद ये संस्कृत है, तो ब्राह्मणों से राय ली गई। लेकिन एक्चुअली में उसकी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो संस्कृत से मैच ना होकर देवनागरी स्क्रिप्ट से क्या करती है, मैच करती है, सॉरी, देवनागरी से, वो देवनागरी से काफी मैच करती है। तो जब उसे देवनागरी के पैरेलल रखकर पढ़ा गया और देखा गया कि बहुत सारे वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं किससे मैच करते हैं, देवनागरी से मैच करते हैं, तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से ब्राह्मी को क्या कर लिया गया, डिसाइफर कर लिया गया। और इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1838 में ही उसको क्या कर लिया गया, डिसाइफर कर लिया गया। अब खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया? अगर खरोष्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडो ग्रीक किंग्स ने ना कॉइन्स इशू किए थे। जो कॉइन्स इशू किए उसके एक साइड तो किस में लिखा, ग्रीक लैंग्वेज में, और एक साइड किस में लिखा, आप देख सकते हो खरोष्टी में, खरोष्टी लैंग्वेज का यूज किया गया। अब जो उस टाइम के हिस्टोरियन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज से बहुत अच्छी तरह क्या थे, परिचित थे। तो उन्होंने सोचा कि जो ग्रीक लैंग्वेज में एक साइड लिखा गया वही खरोष्टी में लिखा गया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, और खरोष्टी को भी क्या कर लिया गया, डिसाइफर कर लिया गया। और इजी तब हो गया जब ये पता लगा कि जो नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शन मिले जहां पर खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, उसकी भाषा जो है वो प्राकृत ही है, तो और भी क्या हो गया, उन्हें पढ़ना आसान हो गया। और एक सबसे खास बात ये थी कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें, तो उन सब में ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन क्या मेंशन की गई है, सेम मेंशन की गई है। तो उनको पढ़ना क्या रहा, इजी रहा। इस तरीके से जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको क्या कर लिया गया, डिसाइफर कर दिया गया। ये आज हमारी जो चर्चा इस चैप्टर पे कंप्लीट हो गई है। ये क्विक रिवीजन था हमारी तरफ से आपके लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ आपको लगता है आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे और उसको प्रयास करेंगे कि वो सुधार किया जाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।